अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं विलिंग वेज का सैटरडे का प्राइम शो एग्जीक्यूटिव स्किल। हम इस शो में बात करते हैं उन लाइफ स्किल्स की जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम उन पेरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो अपने टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को उनमें ऐसे स्किल्स पैदा कर सकते हैं जो उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम है सब्तैन मुस्तफ़ा और मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और उसके साथ साथ विलिंग वेज की असिस्टेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव स्किल की माहिर। मिस कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स को बताते चलें कि लास्ट वीक में हम बात कर रहे थे इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रेस टॉलरेंस के रेफरेंस में, और उन स्किल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे लास्ट शो में हमने एंजाइटी मैनेजमेंट को डिस्कस किया, उससे पहले इमोशंस को हमने डिस्कस किया। आज हम जिस एग्जीक्यूटिव स्किल की बात करेंगे वो है टास्क इनिशिएशन। टास्क को इनिशिएट कैसे किया जाए और इसकी एग्जीक्यूटिव स्किल में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, मिस हमें गाइड करेंगे इस हवाले से। तो मिस, आज के शो का पहला क्वेश्चन, टास्क इनिशिएशन क्या है? जो इसमें हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं टास्क इनिशिएशन, बिकॉज एग्जीक्यूटिव स्किल्स जब से हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो 12 एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं उनमें से टास्क इनिशिएशन भी है। इसमें हमने पेरेंट्स के रेफरेंस से पहले प्रोग्राम किया हुआ है कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों में ये स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन आज का जो शो है ना, इसका जो हमने मैं अगर सही नाम ले रही हूँ, टाइटल कहते हैं उसको, वो जो हमने बनाया हुआ है, या थीम कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं जी, इंट्रोडक्शन या वन लाइनर, आई गेस अगर मैं सही बात कर रही हूँ। तो इसका वन लाइनर जो है ना वो है अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन जो लोग नहीं फेमिलियर इस वर्ड से, उनके लिए बताना चाह रही हूँ। आपने देखा होगा सब्तैन साहब कि हम सब में कहीं ना कहीं पर ये प्रॉब्लम आती है। मैं तो खैर रिलेट कर सकती हूँ इसमें ये कि हमें पता होता है कि ये काम हमने करना है एंड हम डिले पता नहीं क्यों करते रहते हैं, टाल मटोल करते हैं। अभी टाइम है, अच्छा अभी मैं करता हूँ, अच्छा अभी मैं करती हूँ। सो इनफैक्ट प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो टाल मटोल करना है, डिले करना है, किसी भी टास्क को, एक्टिविटी को डिले करना है। सो प्रोक्रास्टिनेशन ये है। टास्क इनिशिएशन, आप समझ लें कि जिन लोगों में टास्क इनिशिएशन एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होता है। यानी कि टास्क इनिशिएशन का अपोजिट है प्रोक्रास्टिनेशन। वेरी राइट। या प्रोक्रास्टिनेशन का एंटीडॉट है टास्क इनिशिएशन। मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करती है टास्क इनिशिएशन, तो इसका मतलब है कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, कि आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको बेहतर करने के लिए जब आप अपनी टास्क इनिशिएशन की स्किल पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एक प्रॉब्लम है जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन या डिले करने की, आसान अल्फाज में अगर हम बात करें, सो डिले करने की जो एक प्रॉब्लम है काम को, उसको ओवरकम कर लेंगे। सो टास्क इनिशिएशन की अगर बाय द डेफिनेशन हम बात करें तो टास्क इनिशिएशन ऐसी एबिलिटी का होना जिसमें आप विदाउट डिले टाइमली काम शुरू कर सकें। अब ये कंप्लीट करने को टास्क इनिशिएशन नहीं कहते, काम को शुरू करना। अब कहने को ये ऐसा भी साउंड करता है कि ये कोई डिस्कस करने वाली बात है, बट इट इज़ ए वेरी बिग इशू राइट नाउ। एडल्ट्स में, टीन्स में ये इतना एक प्रॉब्लम आता जा रहा है कि 11th आवर पर काम करना, एंड सरप्राइजिंगली अपने आप को पता है कैसे वो जस्टिफाई करते हैं। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। मेरी जो स्किल्स है ना वो 11th आवर पर ही सामने आती हैं। हाँ, ये भी एक अंडर प्रेशर में ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ। हालांकि फैक्ट ये हो सकता है कि अंडर प्रेशर जो आप काम कर रहे हैं इससे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है। एंड जब स्ट्रेस आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है ना, इसका मतलब है कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। सो टास्क इनिशिएशन बाय द डेफिनेशन ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी का होना कि आप टाइमली मैनर में सही जो काम का आगाज़ है विदाउट प्रोकास्टिनेटिंग आप काम स्टार्ट कर सकें। डिले नहीं करना और फ़ौरन से काम को शुरू कर लेना, ये टास्क इनिशिएशन एज ए स्ट्रेंथ की हम मिसाल के तौर पर मुझे मंडे को कोई प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे
वेडनेसडे को पता चला है कि मुझे मंडे को प्रेजेंटेशन देनी है, तो वेडनेसडे पर ही काम स्टार्ट कर देना। मैं वेट ना करूं, अभी अच्छा वेडनेसडे है, अभी तो 3-4 दिन पड़े हैं, अच्छा अभी वीकेंड में करूंगा, फ्रेंड्स के साथ जाकर करूंगा, अभी तो पूरा संडे पड़ा हुआ है, अभी तो पूरी नाइट पड़ी हुई है, अभी तो कॉलेज जाने में 2 घंटे पड़े हैं। और एट दी एंड आप आधे घंटे में जब आप असाइनमेंट बनाएंगे या प्रेजेंटेशन, तो आप क्वालिटी को देख लें कैसी होगी। सो इस चीज़ पर आज हम बात करेंगे बेसिकली कि ये जो प्रॉब्लम है, जो कहने को बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट इनफैक्ट ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो स्किल है टास्क इनिशिएशन की, इसको एडल्ट कैसे पॉलिश कर सकते हैं। पहले प्रोग्राम जो हमने किया इसके हवाले से, सो वो पेरेंट्स उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने टीन्स को और बच्चों को इसको डेवलप करने में। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि हम और आप एडल्ट्स जो हैं वो कैसे, अगर ये एग्जेक्टिव स्किल उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, तो वो उसको कैसे जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मिस, टास्क इनिशिएशन में टास्क की बात करें तो क्या इसमें कोई टास्क की इम्पोर्टेंस पे भी होता है? जैसे कुछ टास्क तो इंटरेस्टिंग ही नहीं होते और हमसे ज़बरदस्ती करवाए जा रहे होते हैं। जैसे हम बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, डायरेक्शन देके या सर पे खड़े होके काम करवाते हैं। तो कुछ टास्क इंटरेस्टिंग नहीं होते और कुछ टास्क इंटरेस्टिंग होते हैं। तो टास्क इनिशिएशन में वो टास्क आएंगे जो इंटरेस्टिंग हैं, क्या हम उनकी बात कर रहे हैं? देखें, बहुत दफ़ा जब यहाँ पर मैं टीन्स के साथ या किसी भी एडल्ट के साथ एग्जेक्टिव स्किल्स पर काम कर रही होती हूँ ना, सो जब उनसे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स की बात हो रही होती है, तो वो टास्क इनिशिएशन या दूसरी स्किल्स में वो कहते हैं अगर तो काम मेरे इंटरेस्ट का है तो मेरे लिए वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट ही नहीं है। मैं असल में ये जो मेरे साथ मसला आता है, जब काम मेरे इंटरेस्ट का ना हो ना, फिर मेरे साथ जो है वो डिफ़िकल्टी आ जाती है कि वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। मतलब अगर आप अपनी पसंद के काम आसानी से, एक बच्चा वीडियो गेम खेले जा रहा है तो उसको इनिशिएट करने में, उसको शुरू करने में उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बल्कि खुशी खुशी भाग के करेगा। लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री के होमवर्क की बात आती है तो उनका सर दर्द करता है। वो कहते हैं अभी बहुत टाइम है मेरे पास चीज़ों को करने के लिए, अच्छा फलान चीज़ नहीं है, अच्छा डिले करते रहना, वो मेरे बाएं हाथ का गेम है, नहीं, इस तरह की बातचीत। सो टास्क इनिशिएशन, हर वो काम चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, इक्वली आप उसको जो है वो शुरू कर सकें। मैं बार बार एक बात कर रही हूँ, कंप्लीट करना टास्क इनिशिएशन नहीं कहलाता है, शुरू करना जो है वो, चूँकि कंप्लीट करना सस्टेन अटेंशन की एग्जेक्टिव स्किल्स कैरी करती है। सो सस्टेन अटेंशन डिफरेंट एग्जेक्टिव स्किल है। सम टाइम बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि वो काम शुरू ही नहीं कर पाते। वो वॉक प्लान करते हैं, डॉक्टर उनको रिकमेंड कर देता है कि जी आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वॉक, लेकिन वो सुबह आती नहीं है। कभी मौसम ख़राब होता है तो कभी बैकएक हो जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, वो शुरू नहीं कर पाते। सो इस पे हम थोड़ा सा टेक्निकल वे में देखेंगे कि असल में होता क्या है, कि ये क्यों एक प्रॉब्लम हमें, जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, पैरालाइज्ड कर देती है। कि आपको पता है कि ये एक प्रॉब्लम है एंड आपको इस पे काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी हैबिचुअल हो जाते हैं हम डिले करने को। यानी अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये ठीक बात नहीं है 11th आवर पे, मेरे ख्याल से आज तो काफ़ी अंदाज़ा हो गया, बिकॉज हम 5 मिनट लेट भी हो गए। तो 11th आवर पर काम करना जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स को देता है, जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं। बॉडीली ही सिम्टम्स सामने आने लग जाती हैं स्ट्रेस की। हम अंडर प्रेशर जब होते हैं तो जाहिर है जब हम अंडर प्रेशर होंगे, हमारी बॉडी स्ट्रेस में होगी, हमारा माइंड फुलेस्ट पोटेंशियल तक परफॉर्म नहीं कर पाता, इससे परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, जिससे फिर कॉन्फिडेंस लेवल, बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होना, तो ये चीज़ें भी हैं। तो 11th आवर पे काम करना जाहिर है ये फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन क्या मैं इससे हम मज़ा भी ले रहे होते हैं? ऑब्वियसली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं तो फिर आपसे सवाल करूँ ना कि आपको क्या इसमें अट्रैक्टिवनेस नज़र आ रही होती है कि आप 11th आवर पर जो काम करते हैं? शुरू में तो ये ऐसे ही होता है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, लेकिन जब हम एंड टाइम पे काम करते हैं तो वो टाइम का प्रेशर, कुछ उसमें मज़ा आ रहा होता है, कुछ एनर्जी लेवल्स फोकस्ड हो जाना फ़ौरन से, टाइम प्रेशर की वजह, जैसे सब कुछ सर पे उठा लेना चीज़ें,
अच्छा, क्या ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है आप जो अपने आप को दे रहे कि 11th आर्मी में बहुत सारे लोग ये करते हैं? अच्छा। मैं रिलेट कर सकता हूँ उनसे, क्योंकि जस्टिफाई लोग करते हैं, हम अपने गलत रवैयों को जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैं 11th आर्मी करता हूँ, वो तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मेरी परफॉर्मेंस ही निखर कर सामने तब आती है जब तक मैं प्रेशर ना फील करूँ, मैं काम नहीं कर सकता। मैं अंडर प्रेशर बहुत शानदार, मुझे पुश चाहिए होता है, मुझे पुश चाहिए होता है, सो मैं अंडर प्रेशर बहुत अच्छा काम। इन प्रिंसिपल ये सारी जस्टिफिकेशन है, ये सारी वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो आप अपने स्ट्रेस को इनफैक्ट ओवरकम करने के लिए अपने आप को एक झूठ में मुब्तला कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई प्रेजेंटेशन दी, आप कहते हैं अभी बहुत टाइम है, बड़ा टाइम है, अभी तो पूरा वीक पड़ा हुआ है इस पर। एंड जैसे ही 11th आवर आ जाता है और आपको पता चलता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, एंड उससे फिर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, इमरजेंसी की सिचुएशन सी लग जाती है। और जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमारा माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट ऑटोमेटिकली हमें रीजंस देता है, वो हमें जस्टिफिकेशन देता है, वो कहता है अच्छा ये है रीज़न। तो उनमें से एक ये जस्टिफिकेशन है कि मैं अंडर स्ट्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, एड्रेनलिन रश होता है, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप पूरे टाइम पर अपनी क्वालिटीज़ को इन्वेस्ट करें, तो मुझे बताएं कि वो 11th आवर पे करने वाला काम की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, या जब आप एक काम को प्रॉपर टाइम देकर टाइमली शुरू करके टाइमली ख़त्म करेंगे उसकी क्वालिटी ज़ाहिर है पहले वक्त से शुरू किया जाएगा। तो क्योंकि जब हम टाइम पर काम शुरू करते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो जब हम 11th आवर पर काम करते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती। और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ गया। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट हम सबमिट करते हैं, तो उसमें मैं यही ख़ुद को मैसेज दे रहा था कि अभी काफ़ी टाइम है, कर लेंगे। और जब एन वक्त पे मुझे टाइपिंग करनी थी, अपना रिसर्च जर्नल टाइप करना था, तो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया और मेरी USB में वायरस आ गया उस वक्त मेरा वो अनकॉन्शियस माइंड मुझे यही कह रहा था कि ये कंप्यूटर का कसूर है अच्छा, नहीं, इसमें हो भी सकता है। मुझे भी अपना एक प्रेजेंटेशन याद आ रहा है कि वो हमें हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन मिली, तो मैंने उस पर वीडियो, एंड एट दैट टाइम ना वो बड़ी एक नई सी चीज़ थी कि वीडियो के ज़रिए आप जो है वो बड़ा मैंने वो तैयार किया, प्रेजेंट करना था एंड ऑल दैट। आज तक मैं अपने वो जो यूनिवर्सिटी के फोटोकॉपियर जो होते हैं ना, उनको नहीं भूलती। उनको जैसे मैंने, बिकॉज हैंड आउट भी देने होते हैं, अगर आपको पता है प्रेजेंटेशन में हैंड आउट भी आपको देने हैं, स्लाइड्स भी होती हैं और वीडियोस भी उसमें मैंने ज़रा एक्स्ट्रा किया। सो प्रिंट्स के लिए जब मैंने उनको USB दी, और उसी USB में जो था वो मेरा प्रेजेंटेशन भी था और वीडियो भी थी, उनके कंप्यूटर में वायरस था और मेरी USB में वायरस था। अब मैं जब प्रेजेंटेशन देने लगी हूँ तो वो चल ही नहीं रही आगे। अब मुझे उस वक्त तक ऑनेस्टली नहीं पता था कि USB में वायरस है वजह कि मेरी USB चल नहीं रही। वहाँ पर इमोशनल कंट्रोल की स्किल, अब नाउ आई रियलाइज दैट कि मुझे हेल्प की, और मैंने जो है वो बगैर फिर उसकी प्रेजेंटेशन दे दी, और जिस पे फिर मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, उन्होंने फिर इस स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। ठीक है, बताने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई बहुत वो है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि 11th आवर पर काम करने से, जैसे आपने कहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और अच्छा, उस दिन के बाद मुझे फिर ये एक आप समझ लें लर्निंग मिली कि मैं हर अपना जो भी काम होता है उसको ईमेल कर लेती हूँ अपने आप। सो वहाँ पर डेफिनेटली वो आई कुड स्टिल रिमेंबर द डे कि उसमें काफ़ी परेशानी आपको एकदम से एन वक्त पे काम खराब हो ही जाते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू परफॉर्म समथिंग बिफोर टाइम। हाँ, वो जो बात करने का मकसद ये है कि एन वक्त पर नेचुरली भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना, नेचुरली जेन्युइनली कंप्यूटर खराब हो सकता है, जेन्युइनली वायरस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि, लेकिन अगर आपने पहले कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया और वो कह रहा है कि मुझे यूज़ कर रहे हो, तो फिर जेन्युइनली भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं क्वालिटी ऑफ टास्क की बात कर रही हूँ कि वो काफ़ी लो हो जाती है। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो जब एक काम के लिए एक वीक आपको जब दिया जाता है और आप नहीं उस पर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऑप्शंस नहीं होती फिर आपके पास। फिर आपको जो बचा कुछ है ना उस पर ही करना है, जैसा तैसा वैसे जैसा तैसा। एंड यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में ये एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि माना हुआ एक जस्टिफिकेशन है। अभी बड़ा टाइम है, 11th आवर पर इकट्ठा ठीक होएगा,
प्रेशर में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ये कुछ जस्टिफिकेशन है। कंबाइंड स्टडीज़ में चीज़ें बेहतर होंगी, ये भी एक जस्टिफिकेशन है कि काम अकेले नहीं शुरू कर सकता, ये बहुत बोरिंग है और ये अभी दिल नहीं कर रहा, अभी दिल नहीं कर रहा। अभी हम मेरे ख्याल से इस पे भी बात करेंगे कि ये कुछ दिल क्यों नहीं करता और रीजंस क्या हैं। रीजंस अगर हम डिस्कस करें कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं, जैसे जस्टिफिकेशंस तो हम दे रहे होते हैं 11th आवर में लेट करते हैं काम को, लेकिन क्या वजह है? अच्छा, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं सप्तान साहब। अब आपका जैसे आपने बताया अभी शेयर किया, तो इसमें जस्टिफिकेशन एक रीज़न है। नॉर्मली इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई 3-4 रीजंस नज़र आती हैं। एक्चुअली में वो रीजंस भी हैबिट के प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। उनमें से एक परफेक्शनिज्म का है। सम टाइम परफेक्शनिज्म का इशू जो है, यानी आप परफेक्ट करना जब चाह रहे होते हैं टास्क को, सो वो भी एक रीज़न बन जाती है कि काम को डिले, आपको डिजायर्ड इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा होता। अच्छा, अब ये अच्छा, हम परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी ये मसला है, अभी वो मसला है, जब वो टाइम आएगा मैं तब काम करूँगा। या टास्क को परफेक्टली करने का जो एक प्रॉब्लम सम टाइम हम सब में आ जाता है, वो है कि इसको परफेक्टली करना है तो फिर इसको स्टार्ट भी परफेक्टली करना होगा, यानी इसके लिए ये भी चाहिए, इसके लिए ये भी चाहिए, इसके लिए। तो ये एक तो वो भी रीज़न आ जाती है कि परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन परफेक्शनिज्म भी एक प्रॉब्लम बन जाती है डिले करने की। जब आप चाहते हैं कि, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि आप वॉक करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसको इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी आपको आ रही है। सो अगर वो बंदा परफेक्शनिज्म का रीज़न कैरी कर रहा है, अगर उसके परफेक्शनिज्म वजह है, तो उसमें वो क्या होगा कि कहेगा नहीं वॉक फिर करो तो फिर पूरी आधा घंटा 1 घंटा ही करो, नहीं तो ना करो, नहीं तो करो ही ना। सो ये एक परफेक्शनिज्म इन दैट सेंस कि आप जब परफेक्टली करना चाहें एंड वो परफेक्टली करने के लिए वॉक करनी है, तो फिर बारिश तो में तो वॉक नहीं ना होती, इसमें तो ये नहीं ना होता, यहाँ तो धूप बहुत ज़्यादा है। सो परफेक्ट इसमें ये चीज़ भी हो सकती है, जैसे इस एग्जांपल के रेफरेंस में, कि आज मेरे शूज़ इतने अच्छे नहीं है, मैं नए वाले शूज़ लाऊंगा तो फिर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास ट्रैक सूट अभी नहीं आया, ये वाला ट्रैक सूट इतना अच्छा नहीं है। वेरी राइट कि ये शूज़, ये परफेक्शनिज्म यही है ना कि सारे लवाजमात जब पूरे हो तो फिर तब हम आगे ट्रैक सूट हो। अच्छा, सम टाइम तो ये भी होता है कि ये शूज़ ठीक नहीं है, वो फलां ब्रांड के शूज़ जो हैं वो होने चाहिए, नाइकी के अच्छे नहीं है, एडिडास के लेते हैं, एडिडास के अच्छे, नाइकी के अच्छे नहीं हैं। सो ये परफेक्शनिज्म के ये एक सिंपल सी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी कि जब आप डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट को चेज़ कर रहे होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो हो तो ही हम काम शुरू करें, ठीक है। एक तो परफेक्शनिज्म है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे भी पहले भी हम इस पे बात कर रहे थे कि टास्क का ओवरवेलमिंग होना भी एक इशू हो जाता है, यानी उसका प्रेशर भी आपको सम टाइम काम नहीं करने दे रहा होता। मैं समझा कि हम उसको फेस नहीं करना चाह रहे होते, उस प्रेशर को भी, तो हम उसको डिले करते हैं कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। उसकी जो ओवरवेलमिंग नेचर टास्क की होती है, मिसाल के तौर पर जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, अगर वो आपका फेवरेट नहीं है, आपके इंटरेस्ट का टास्क नहीं है वो, सो ऐसी सूरत में वो बोरियत भी हो सकती है, ओवरवेलम कर सकती है आपको, और उसका वो जो है प्रेशर आपको अगर पेरेंट्स की साइड से है या बॉस की साइड से है, तो वो एक बहुत अनकंफर्टेबल सी स्टेट भी आपको काम शुरू करने नहीं देती है। मिसाल के तौर पर आपको बॉस से डांट पड़ी है, पेरेंट्स से डांट पड़ी है, तो वो भी ओवरवेलमिंग ही नेचर आ जाएगी ना टास्क की। एक रीज़न ये भी होती है कि ओवरवेलमिंग नेचर ऑफ इशू या टास्क जो है वो भी काम को शुरू नहीं करने देती है। सम टाइम ये होता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ये भी एक रीज़न रिसर्चर्स बताते हैं कि सम टाइम यही नहीं समझ आ रहा होता कि हमने शुरू कहाँ से करना है। इसको क्या कन्फ्यूजन कहेंगे? कन्फ्यूजन कह लें, या स्टार्टिंग पॉइंट का ना मिल पाना भी इसको कहा जा सकता है, कन्फ्यूजन कहा जा सकता है कि काफ़ी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि मुझे शुरू कहाँ से करना है। और ये इन सम केसेस होते हैं, मोस्टली तो नहीं, कि किसी काम में जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो समझ नहीं आ रही होती कि करें क्या। जैसे तो बजाय इसके कि हम उसका हल ढूंढे और आइडेंटिफाई करें, हम उसको डिले करते हैं कि अभी नहीं बाद में देखेंगे। जैसे एग्जाम्स की तैयारी है ना, अब ये एक टास्क है जिसको इनिशिएट करना है।
अब समझ नहीं आ रही होती कि बायो की तैयारी पहले करें, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को या मैथ को या किस चैप्टर को या क्या, इस सारी प्रॉब्लम में समझ नहीं आ रही होती कि हम शुरू कहाँ से करें। तो सम टाइम प्रोक्रास्टिनेशन की रीज़न एक ये भी होती है कि आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। फिर सम टाइम ये जो इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट की बात है, ये भी एक रीज़न बन जाती है कि मेरे इंटरेस्ट का नहीं है तो मैं इसको बाद में देखूंगा या इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जब बात हम कर रहे होते हैं ना कि जो लोग कहते हैं कि जी मेरे इंटरेस्ट की नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं इस बात को। देखिए, जब हम इंटरेस्ट और अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के हवाले से बात करते हैं और उन चीज़ों के हवाले से कि जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, करना उसको इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज स्किल्स आपको कहती हैं कि आप अगर किसी काम को जो आपके इंटरेस्ट का ना हो और ना कर पाएँ, इससे मूड के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन, कि आप चूजी हो जाते हैं और फिर इससे मूड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज लाइफ में कभी ना कभी तो हमें एक्सपोजर उन चीज़ों का करना ही है जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है। गोल परसिस्टेंस भी तो हमें यही सिखाती है कि कोई काम है, आपने कोई गोल बनाया है, अब वो इम्पोर्टेंट तो है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है या नहीं है, उसके बावजूद हमने उसको फॉलो करना है, उसको कंप्लीशन तक आगे लेके जाना है, अचीवमेंट परसिस्ट रहना ही है। अब यहाँ पर जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं कि जी मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो वो एक प्रेशर सा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने कभी एक्सपोजर नहीं किया उन एक इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है, उन कामों का एक्सपोजर नहीं किया है जो कि आप का इंटरेस्ट की नहीं है। सो डेफिनेटली एक दिन तो आपको ऐसी चीज़ों करना ही है ना जो आपके इंटरेस्ट की नहीं है, तो वहाँ पर फिर डिफ़िकल्टीज आ जाती है। पूरी लाइफ हम ऐसे नहीं गुजार सकते कि हमारे इंटरेस्ट ही हों उसमें। हाँ, बहुत दफ़ा हमें अपने इंटरेस्ट की जो चीज़ें नहीं होती उनके साथ भी एडजस्ट होना सीखना चाहिए। अब ये लर्निंग सारी चीज़ें हैं ना कि हम सीखते हैं कि अगर हमें नहीं आता अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों, जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं हैं उन पे काम करना, तो हम सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सम टाइम ये रीज़न बन जाती है कि जी मेरे इंटरेस्ट की नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो ये चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर मूड इश्यूज़ क्रिएट कर रही होती हैं, एंजाइटी को, डिप्रेशन को। जब आपको काम करना हर हाल में पड़ता है, जब आपको एक्सपोजर ऐसी चीज़ों का करना पड़ता है, तो फिर वहाँ पर आपकी कैपेसिटी नहीं होती और फिर आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। अभी हमें मेरे ख्याल में किसी ने ये सवाल भी किया था कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम के हवाले से, तो अगर वो प्रोक्रेस्टिनेशन उनका प्रॉब्लम है तो अगर वो उस पर काम करते हैं तो सेल्फ एस्टीम जो है वो भी जी। हाउ टू ओवरकम ओवर कॉन्फिडेंस, हमें सवाल आया फहद साहब का। तो फहद साहब, आपके लिए सजेशन है कि आप टास्क इनिशिएशन को इम्प्रूव करें और प्रोक्रेस्टिनेट ना करें तो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ही परफेक्शनिज्म से रिलेट करता है, परफेक्शनिज्म में हमने नहीं जाना। देखिए, हम इस पे मेरा प्लान है कि हम इस पे कॉन्फिडेंस पर और सेल्फ एस्टीम पर प्रोग्राम्स करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन काफी डिटेल से बात की जा सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात कर रहे हैं ना, जो जिन्होंने सवाल किया है, अगर तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी आई एम ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, तो ये तो मसले का हल हो गया ना आधा। लेकिन अगर वो किसी और के लिए पूछ रहे हैं, अगर वो किसी और के लिए पूछ रहे हैं तो फिर जिनका मसला है मेरे ख्याल में वो बात करें, या अगर आप फ्रेंड हैं उनके तो फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। फीडबैक हम ज़रूर इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर दे सकते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं समटाइम हमें अनॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अनॉय होना नहीं चाहिए। अगर आपके सिग्निफिकेंट्स में से हैं कोई ऐसे लोग तो हम उनको फीडबैक दे सकते हैं। वैसे लो सेल्फ एस्टीम की भी तो निशानी है ना, कि इंटरनली मेरी सेल्फ एस्टीम लो है और बाहर में ओवर यानी कि अपोजिट रिएक्ट कर रहा हूँ। इसको अनहेल्दी सेल्फ एस्टीम से भी एड्रेस किया जाता है कि आप जो क्वालिटीज़ कैरी नहीं करते हो आप उसको शो करना शुरू कर देते हो कि जी मैं ये और ओवर का वर्ड ही ये इम्प्लाई करता है कि ये कोई अनरियलिस्टिक बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ओवर हो गया हूँ मैं, ओवर हो गया जी। सप्तान साहब कह रहे हैं कि ओवर हो गए। सो द पॉइंट इज कि वो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट पर्सन है जो, या फ्रेंड में से कोई है जिनको आप गाइड भी करना चाह रहे हैं,
तो फिर उनको ज़रूर बताएं कि रियलिस्टिक होना चाहिए और कैपेसिटीज़ को देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपके कंसर्न सर्कल में नहीं आता तो फिर उस पर मेरे ख्याल से परेशान होने उनको अवॉइड किया जा सकता है। हाँ, उनको अवॉइड किया जा सकता है। जी, कमिंग बैक टू प्रोक्रेस्टिनेशन, मिस हमने रीजंस की बात की, अब इसी रेफरेंस में अगर हम बेनिफिट्स देखें, जैसे मुझे एक बेनिफिट प्रोक्रेस्टिनेशन का वैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे नज़र आता है कि इन दी एंड जो 11th आवर पे हम काम स्टार्ट करते हैं, डिले तो हो गया है, इन दी एंड जो हम 11th आवर पे काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो एक इमरजेंसी की स्टेट आ रही है उसको कुछ लोग इंजॉय करते हैं। और क्या ये वाकई केमिकल्स हैं कोई इसमें इन्वॉल्व हैं जो ऑब्वियसली एड्रेनलिन रश जिसको कहा जाता है, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो कुछ केमिकल्स आपके रिलीज़ होते हैं। कुछ लोग उसमें वाकई में फ़ायदा उठा रहे होते हैं, कुछ लोगों का स्ट्रेस में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे मुझे याद है यूनिवर्सिटी में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली वो टाइम के प्रेशर में लोग कैसा परफॉर्म करते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट था। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया टाइम प्रेशर में। ज़्यादातर लोगों की तो परफॉर्मेंस डाउन होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, इससे डिसएग्रीमेंट नहीं है मेरा कि कुछ लोग जो हैं वो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात कर रहे हैं ना, कि आप अगर जस्टिफाई कर रहे हो, सिर्फ एक जस्टिफिकेशन यूज़ कर रहे हो चूंकि मैं अंडर प्रेशर काम अच्छा करता हूँ, तो ये फिर वही क्लेम कर रहा है ना कि मैं काम अच्छा कर, हो सकता है इन प्रिंसिपल काम अच्छा ना हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हो। बिल्कुल। जहाँ हम प्रोक्रास्टिनेशन और टास्क इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो अंडर प्रेशर अच्छा काम कर सकते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 11th आवर पर काम करते हैं, जो डिले करते हैं। मेरे ख्याल से जो अंडर प्रेशर अच्छा काम करते हैं वो हमारी दूसरी एग्जीक्यूटिव स्किल स्ट्रेस टॉलरेंस में भी आए। हाँ, सो वो तो डेफिनेटली काम कर रहे हैं ना। हम तो प्रोक्रास्टिनेटर की बात कर रहे हैं जो डिले करता है काम को और फिर जस्टिफाई करता है क्योंकि मैं अंडर प्रेशर अच्छा काम करता हूँ। बट देयर आर चांसेस कि वो उससे ज़्यादा अच्छा काम कर ले जब वो प्रेशर में ना हो। पॉसिबिलिटी इज देयर। मिस अगर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जाएं, प्रोक्रास्टिनेट हम करते हैं, हमने डिस्कस किया क्या क्या रीजंस हैं इन वजह से करते हैं, आपने बताया परफेक्शनिज्म है और ये रीजंस हैं जिनसे हम करते हैं। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, नताइज क्या हैं जो फेस करने पड़ जाते हैं? सबसे बड़ा जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में से जो एक चीज़ आती है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है आपका जब आप काम नहीं कर पाते हो, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है ना आपका। और ये मेरे ख्याल से जानबूझ के खुद को स्ट्रेस में डालने वाली बात, शायद इंटेंशनली तो वो बंदा कहे कि जी मैं नहीं हूँ, वो तो हेल्पलेस उस टाइम फील कर रहा होता है कि मैं नहीं कर पाता, ठीक है ना। कुछ लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे होते इस बात को, लेकिन कुछ लोग कंसीडर करते हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है, ठीक है ना। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर एक काम माइंड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और एक कोई भी टास्क को करेगा तो वो अच्छे तरीके से करेगा ना, उसका इमोशनल ब्रेन बेहतर है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन उसका साथ दे रहा है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। एक बंदा स्ट्रेस में जब काम करेगा तो वो दो ही रिस्पॉन्सेस को करेगा, या तो फाइट या फ्लाइट, ठीक है। सो स्ट्रेस लेवल जब इंक्रीज होते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस हो। बहुत सफ़ा स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, लेकिन सर्वाइवल में तो हमें काफ़ी हेल्प करता है। हाँ। कहीं से भागना हो या लड़ना हो, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लेक्स टास्क असाइनमेंट बनाना, कोई ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल जहाँ करना हो, वहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए प्रोक्रास्टिनेशन का मसला ये है ना कि आप स्ट्रेस कोई तो इंक्रीज वो कर देते हैं ना आपका, जब आप डेडलाइन को मीट नहीं करते हैं तो वो स्ट्रेस इंक्रीज करने वाली, और फिर जो आपके पास ऑप्शन होती है ना फिर आप उसी को फॉलो करते हैं। मतलब आपके पास अच्छी ऑप्शंस हो सकती हैं, चॉइसेस कम हो गई, चॉइसेस कम हो गई हैं कि ये बस अच्छा यही है, अब मैं सर्च नहीं कर सकता और ज़्यादा। मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं अगर, तो कि फिर जो नोट्स बचे कुछ हैं उन्हीं में से मुझे कोई बनानी है, लेकिन अगर मैं कुछ आइडियाज़ ड्रॉप भी करने पड़ते हैं, जैसे सोचा होता है कि इसमें पिक्चर्स ऐड करूंगा, वो हटानी पड़ती हैं, फिर वीडियोस ऐड करूंगा, वो हटानी पड़ती हैं, फिर जैसा तैसा है वो फिर डेडलाइन को मीट करना है, ये प्रेशर होता है तो करना। एक तो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, दूसरा परफॉर्मेंस लो हो जाती है। आपका परफॉर्मेंस जो है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क इन अदर वर्ड्स बहुत कम खराब हो जाता है अगर प्रोक्रेस्टिनेशन। वैसे एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होता है, डेडलाइन निकल जाती है। डेडलाइन का रिस्क तीसरा कॉन्सिक्वेंस है ना
कि आप डेडलाइन के रिस्क को बार बार लेते हैं, एंड अगर डेडलाइन निकल गई फिर क्या होता है? फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। फिर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट है तो नंबर नहीं मिलेंगे, कोई आपका जॉब वर्क है तो बॉस से फिर वो अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा, अगर इसी को हम हैबिट में देखें, ये तो एक अकाउंटेबिलिटी वाला एलिमेंट आ गया ना, कि जहाँ पर आई हैव टू वर्क ऑन टाइम जिसको कहते हैं। एक मेरे कोई प्रॉब्लम है, मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मसला ये है कि मैं ऐसे ही डिले करती रहती हूँ, ऐसे काम अपनी डेली एक्टिविटीज को डिले करते। अच्छा टाइम है, अच्छा जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जैसे मैंने वॉक करनी है, हाँ। अब वो अकाउंटेबिलिटी भी खुद ही करनी है, वॉक करनी है तो अच्छा बाद में कर लूंगा, इस तरह ये नहीं, जहाँ पर आप बॉस भी अपने खुद ही हैं, आपने खुद ही अकाउंटेबिलिटी लेनी है। यहाँ पर फिर सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो बर्दाश्त करना पड़ता है वो ये है, हैबिट बन जाती है, गलत हैबिट बन जाती है। वो जो कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन था ना, वो फिर बैड फीलिंग्स बाद में होती है जब आप नहीं काम कर पाते। मिसाल के तौर पर वेट मैनेज करना है किसी ने, एंड वो प्रोकास्टिनेट कर रहा है खाने को रोकने में, डाइट प्लान को फॉलो करने में। कल से डाइटिंग शुरू करूंगा, ये ईद गुजर जाए, ये बड़ी ईद गुजर जाए, ये छोटी ईद गुजर जाए, ये गुजर जाए। सो ऐसी चीज़ों पर जब प्रोकास्टिनेट किया जाता है तो सबसे बुरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये फेस करना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा बैडली फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, वर्स सी फीलिंग्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं अबाउट योरसेल्फ। यानी बाद में गिल्ट, रिग्रेट, ये काफ़ी बड़ी फीलिंग्स हैं जिनसे डील करना पड़ता है। सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाती है इससे। वो जो मैंने ऑन अ लाइटर नोट ही हमने बात की थी, लेकिन इनफैक्ट वो सही बात थी कि आप अगर प्रोकास्टिनेशन पर करते हैं तो कहीं ना कहीं पर इसका जो कनेक्शन सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम से इस तरह से बनता है कि जब हम अपने से रिलेटेड कामों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, टाल मटोल उनका करते हैं, तो फिर हमारी जो इनर सेल्फ है वो कुछ चीखें मारती हैं और हम फिर ज़रा नेगेटिवली यानी कि हम अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया प्रोकास्टिनेशन की रीजंस को कि क्यों लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, अपने काम को डिले करते हैं, और हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या नताइज उन्हें फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं। नुकसानात की जहाँ पर हम बात करते हैं और रीजंस की भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर यही रीजंस होती हैं एंड यही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, आपका रिस्क डेडलाइन के हवाले से बढ़ जाता है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, एंड सबसे बैडली जिन चीज़ों पर हम अपने अकाउंटेबिलिटी खुद ले रहे होते हैं, यानी वो काम जैसे हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि अगर किसी डाइट प्लान को फॉलो करना है, अगर वॉक को करना है, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई टास्क हमें करना है, रीडिंग की हैबिट बहुत दफ़ा, पढ़ाई की अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करें तो वो पढ़ाई स्टार्ट करना एक बहुत मुश्किल बन जाती है उनके लिए। सो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं उनको कि वो एक सेल्फ इस्टीम पर बड़ी हिट होती है। अगर मैं समझा पाऊँ आप अपने व्यूवर्स को कि वो जब आप एक डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते हैं एंड वो काम जो आपने प्लान किया होता है, डिसाइड किया होता है, उसको नहीं परफॉर्म कर पाते, तो एक नेगेटिव इमोशन जनरेट होता है हमारे। बिल्कुल, अपने बारे में ये ख्याल पैदा होता है मैं कर नहीं सकता, हम फिर सेल्फ ब्लेमिंग में चले जाते हैं। फिर बाद में खुद ही को टारगेट बनाना और ख़ुद को कहना कि कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, या मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अब अनकॉन्शियसली हम फिर अपने बारे में कोई ना कोई राय जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक नहीं बना रहे हो, नेगेटिव लेबलिंग कर लेते हैं, उसमें कई एरर होता ही है वो। सो ये सबसे बड़ा नुकसान जिसको कह लें कि प्रोकास्टिनेशन का है कि आप अपने जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम है उस पर सबसे बड़ी हिट होती है, बिकॉज यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स जो कि ठीक नहीं होती फॉर योरसेल्फ। तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। अब हम मैनेजमेंट की तरफ अगर बात करेंगे, प्रोकास्टिनेशन अगर कोई करता है तो वो क्या ऐसे काम करे जिससे वो प्रोकास्टिनेशन से डील कर सके। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें कि उनका प्रॉब्लम प्रोकास्टिनेट करने में क्या है। ठीक है, उनका पैटर्न क्या है, एग्जैक्टली उनका पैटर्न क्या है, ये उनकी रीजन क्या है। मतलब रीजन को आइडेंटिफाई, क्या वो परफेक्शनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, क्या टास्क ओवरवेलमिंग है, क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सो पहले वो आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फैक्ट। सो यहाँ पर तीन चीज़ों
इनफैक्ट 4 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज हमने बात ये करनी है कि कैसे हम थिंकिंग पैटर्न्स को अडेप्टिव बनाकर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ हम बताएंगे वो ये है कि आप अपने टास्क की नेचर को चेंज कर लें। अगर टास्क आपको समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो अपने टास्क की नेचर को चेंज करें। सबसे पहली हेल्प हमें ये मिलती है। टास्क की नेचर से क्या मतलब होगा? क्या टास्क में कुछ तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं? हाँ, टास्क में कुछ तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर परफेक्शनिज्म है तो कंप्लीट वाली बात पर मत जाएं कि मुझे कंप्लीट करनी है, शुरू वाली बात पर आएं। टास्क की नेचर को चेंज करना, अगर ज़रा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसके चंक्स बना लें, ठीक है, लेकिन शुरू ज़रूर करें, क्योंकि जो काम शुरू हो जाता है वो ख़त्म भी हो ही जाता है। जैसे डाइट प्लान को फॉलो करना है तो डाइट प्लान को फॉलो ज़रूर करें, बेशक एक नाश्ता ही डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली क्यों ना करें, क्योंकि उसको शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप वाली बात एंड पहुंच ही जाएगा। लेकिन शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और टास्क की नेचर को मॉडिफाई करके हम टास्क को शुरू कर सकते हैं। इसमें हम अपने गोल्स को, जैसे कोई बहुत मुश्किल काम है, मुझे मुश्किल लग रहा है जिसकी वजह से मैं उसे डिले करता जा रहा हूँ, तो उसके चंक्स किए जा सकते हैं। हाँ, उसके चंक्स किए जा सकते हैं। ये तो एक बात होगी ना। टास्क की नेचर इस तरह से भी चेंज हो सकती है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम करने की बजाय कोई ऐसे अपनी हेल्प भी ले सकते हैं दूसरे नंबर पर, जो हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कि फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। और उसके साथ देयर आर सो मेनी स्टडीज़ के हवाले से अगर बात करें तो अगर किसी को याद नहीं होता है तो टास्क की नेचर को इस तरह से भी चेंज किया जा सकता है कि वो उसको वीडियोस की देखे, उसके ऑडियो सुन ले, उसको लिख कर याद कर ले। तो टास्क की नेचर इन दैट काइंड हम बात कर रहे हैं कि एक ही गो में सारा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे चंकिंग का प्रोसेस मेमोरी को भी तेज करता है, एक एक पैराग्राफ करके याद कर लें। ये नेचर को चेंज करना, ब्रेक्स लेकर पढ़ ले। अगर सिर्फ पढ़ाई की बात ही हम करें, वॉक की बात करें तो भी ब्रेक्स लेकर वॉक कर सकते हैं आप। सो पहला जो हेल्प हमें मिलेगा कि काम शुरू होना चाहिए, आप टास्क की नेचर को चेंज करके काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जिस हद तक किया जा सकता है। चंकिंग की बात की है जिसमें हमने और डिफरेंट टेक्निक्स की बात की है। सेकेंड चीज़ जो है वो आप इन्वायरमेंट में चेंज लाकर भी प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अब हाउ? प्रोक्रास्टिनेशन की बड़ी वजह है कि डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। अब वो क्या डिस्ट्रैक्शंस होती हैं? लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सॉन्ग्स, मूवीज़, टीवी, आसपास के ऐसे फ्रेंड्स जो कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑफर करते रहें जो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प हो, और वो काम आप डिले करते रहें। आप पढ़ने के लिए बैठने का सोच रहे हैं और फ़ोन पे कॉल आ गई है कि जी हम मूवी के लिए जा रहे हैं, आपने जाना है, ये भी ये भी प्रोक्रास्टिनेशन की एक रीज़न बन जाती है। सो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए सेकंड जो टेक्निक हम बता रहे हैं या स्किल बता रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, वो एनवायरनमेंट में चेंज करना, जिसमें मेनली हमारा जो सजेशन है वो ये है कि अपने इन्वायरमेंट में से डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करें। सेल फोन्स बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन। जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो फिर पढ़ने के लिए ही बैठें, चाहे कम टाइम के लिए बैठें, लेकिन वहाँ पर फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर फिर कोई नोटिफिकेशन की बीप आपको तंग ना करे। नोटिस्ड मेरा जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है प्रोक्रास्टिनेशन के हवाले से, वो ज़्यादा जो काम लैपटॉप पे करने वाला होता है। अब लैपटॉप पे डिस्ट्रैक्शन इस तरह है कि एक विंडो पे फेसबुक ओपन है, दूसरी विंडो पे यूट्यूब ओपन है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, आगे कुछ काम हो रहा है, तो वो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर हम सारी विंडोज़ क्लोज करके सिर्फ एक विंडो पे काम करें, जो काम है वो करें। लेकिन बात ये आ जाती है कि ये हम करें तो ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सो डिस्ट्रैक्शन को जितना ज़्यादा आप अपने एनवायरनमेंट से हटा सकें उनको हटाएं, ठीक है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि जी ये मेरा पढ़ने का टाइम है, तो इस टाइम पर देखिए हमारे फ्रेंड्स हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। आई नो दैट कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि अनॉय करते हैं जानबूझ करके, अच्छा हम नहीं पढ़े तो तुम पढ़ लोगे एंड ऑल दैट। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, ये भी इन्वायरमेंट में चेंज लाकर हम प्रोक्रास्टिनेशन को बेहतर कर सकते हैं, टास्क इनिशिएशन को पॉलिश कर सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ जो है वो हेल्प लेना, दूसरों की हेल्प लेना। अब ये कैसे हम ले सकते हैं?
ये हम ऐसे ले सकते हैं कि आपको अगर डिफ़िकल्टी होती है, मिसाल से समझाती हूँ कि वॉक करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को साथ ले जा सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हो, जो आपको मोटिवेट करे। ऐसे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन आप बढ़ा सकते हैं जो कि पढ़ाकू हैं, ज़रा उनका कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती पढ़ाई करने में, वो मोटिवेट आपको कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ऐसे लोगों को, जब जैसे पेरेंट्स की साइड से अगर ये बात आती है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है कि बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट में प्रोक्रास्टिनेशन का इशू होता है कि आज तो मैं लेट हो गया हूँ, कल से मैं नहीं होऊंगा, एंड कल से फिर लेट ही होते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर हैबिट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट डेवलप हो जाती है। सम टाइम कोई रीज़न नहीं भी होती, हम आदतन प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं, आदतन हम टाल मटोल कर रहे होते हैं, कोई वजह नहीं होती। इनफैक्ट हमें ये सिर्फ एक आदत पड़ जाती है कि हम ऐसे ही डिले करना शुरू कर देते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में अगर आपकी आदत है तो फिर अपने आप नई आदत को जो ज़रूर डेवलप किया जाए थ्रू रिवॉर्ड। सो आप जो भी काम शुरू करें, जो भी नया काम शुरू करें, जो भी काम करने में आपको प्रॉब्लम होती है, शुरू करने में कोफ्त होती है, जब आप एक दफ़ा वो कर लें, ये जो हैबिट फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर फिर रिवॉर्ड योरसेल्फ, चाहे वो कोई छोटा मोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो वर्बल एप्रिसिएशन ही क्यों ना हो। सो रिवॉर्ड योरसेल्फ से हम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं और टास्क इनिशिएशन की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए भी अगर वो बच्चों में ये हैबिट को इन्हांस करना चाहते हैं तो वो उनके गोल्स को, जो भी उनके साथ गोल अटैच करते हैं, इंसेंटिव अटैच करते हैं गोल्स के साथ, तो वो इंसेंटिव रिवॉर्ड ही होता है इनफैक्ट। तो जब हम मिसाल के तौर पर एक डाइट प्लान को फॉलो कोई कर रहा है तो फिर रिवॉर्ड करें, मतलब ज़्यादा खा कर नहीं, रिवॉर्ड की दूसरी शक्ल भी हो सकती है, दूसरी शक्ल हो सकती है, कुड बी एनीथिंग, कोई फेवरेट टीवी शो हो सकता है। सो रिवॉर्ड योरसेल्फ, एक ये 4 चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर ली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाए। वो जो मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रही थी कि थ्रू थिंकिंग पैटर्न्स आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को बेहतर कर सकते हैं कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द थॉट पैटर्न बिहाइंड इट, जो हमने शुरू में बहुत डिटेल में बात की कि एम आई गिविंग द एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूजेस, ठीक है। सो अगर आप वो कर रहे हैं तो उसको रैशनलाइज करें कि ये ठीक नहीं हो रहा। अपनी उन थॉट्स को चैलेंज करना भी इसमें आ जाएगा जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ ले जाती हैं। जैसे ख्याल आता है कि बाद में कर लूँगा, तो इस ख्याल को जवाब देना कि नहीं, ये काम इम्पॉर्टेंट है और मैं पहले करूँगा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, इसको अब एक टेक्निक जो थॉट को चैलेंज करने की होती है ना, वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जिसको कहते हैं। सो जब भी आपको कोई थॉट लेवल पर मैनेजमेंट करनी है प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, तो आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें कि आज अगर मैं अपने डाइट प्लान को डिले देता हूँ, आज मैं अगर अपने पढ़ाई के टाइम को डिले देता हूँ, तो मुझे कॉस्ट क्या बेयर करनी पड़ेगी। सो ये एक छोटी सी टेक्निक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को थॉट लेवल पर डील कर सिंपली देख लें कि डिले करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और अभी करूँगा तो जाहिर है उसमें फ़ायदा ही है, नुकसान तो मेरे ख्याल से नहीं कोई ढूंढ पाएगा। तो ये सॉल्यूशंस मैम आपने सारे बताए। हमारी शो का वक्त भी कुछ ख़त्म हुआ जा रहा है। आई होप सब देखने वालों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। सब लोगों को ये बताता चलूँ कि कमेंट्स में आप हमें अब क्वेश्चंस भेज सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो में हम इन स्किल्स की बात करते हैं जो लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आज हमने बात की टास्क इनिशिएशन की कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे जान छुड़ाई जाए, और मैनेजमेंट मिस शुमाइला ने हमें काफ़ी बेहतर तरीके से बताई। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ़्ते मेरे साथ, और मिस शुमाइला भी अगले हफ़्ते मौजूद होंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।